डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब पैलेट गन पर राहुल ने दिल्ली के थाने में छेड़ा आंदोलन। सीजेपी आंदोलन के दौरान पैलेट गन चलाने पर एफआईआर की मांग को लेकर राहुल धरने पर बैठे। राहुल ने कहा, जब तक नहीं होगी एफआईआर हम नहीं हटेंगे। जेपीसी परीक्षा नियुक्ति रद्द पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद छात्र संगठनों से लेकर विपक्षी दलों ने हेमंत सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार पर पूरे मामले को दबाने का लगाया आरोप। इस बीच राज्य प्रशासन ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध। लखनऊ में जापान और भारत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा और ये शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन फायरिंग में घायल हुए छात्र साहिल लोजब और उनकी मां के साथ संसद मार्ग स्थित डीसीपी कार्यालय पहुंचे। दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने और 10 का नंबर न दिए जाने के विरोध में राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस के बाहर जमीन पर धरने पर बैठ गए। वहीं राहुल गांधी के धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के अंदर दाखिल हो गए और धरने पर बैठकर भजन और देशभक्ति गीत गाकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ चरखा भी लेकर पहुंचे। पैलेट गन फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर राहुल खुद डीसीपी ऑफिस पहुंचे। डीसीपी कार्यालय में राहुल की ज्वाइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद और डीसीपी सचिन शर्मा से पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच और एफआईआर को लेकर लंबी बहस हुई। राहुल गांधी ने कहा कि आपराधिक मामला होने के बावजूद पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिकायत ले ली गई है और सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज एफआईआर की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। वहीं पुलिस से बात न बनने के बाद राहुल गांधी जमीन पर धरने पर बैठ गए। जैसे ही राहुल के धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेता भी संसद मार्ग थाना पहुंच गए और उनके साथ धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने गृह मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे हैं। एफआईआर होगी, न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी है उन सभी पर कार्रवाई होगी। साहिल और उसके जैसे पीड़ित हर छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे। वहीं धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने राहुल को बातचीत के लिए थाने के अंदर बुलाया और बातचीत की। इसके बाद राहुल ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इसके सबूत है, इसकी रिपोर्ट है और उनके शरीर में छर्रे हैं, आंख में छर्रे हैं, एक आंख की रोशनी चली गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने पैलेट गन नहीं चलाई। हम कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करिए। राहुल ने कहा कि पुलिस ने हमें अंदर बुलाया और ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जब तक एफआईआर नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। हम सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो, हमें जांच अधिकारी का नाम बता दीजिए, हम चले जाएंगे। साथ ही पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आरएएफ की एक टुकड़ी को बुला लिया। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। पूरे ड्रामे में, और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए। और इस जो भारी फजीयत हुई है।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान और भारत के विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान जापानी छात्रों ने गीत गाया और मुख्यमंत्री योगी के साथ सेल्फी भी ली। कार्यक्रम में सीएम योगी ने जापान से आए युवा मित्रों और लखनऊ के विद्यार्थियों का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि ये सिर्फ छात्रों की मुलाकात नहीं बल्कि दो संस्कृतियों, परंपराओं और देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष अगले साल पूरे होंगे। उन्होंने जापान को अपनी परंपराओं और प्रतिबद्धता के लिए जाने वाला देश बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के छात्र अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। जापानी युवाओं को भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय दर्शन को समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे जापान के युवाओं को भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि यहाँ की कार्य संस्कृति और जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि जापान की फिलॉसफी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाती है कि साथ साथ बढ़े और भारत की फिलॉसफी हमें वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारी फिलॉसफी उदार चरित्र की है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दोनों देशों की भावना में समानता है कि सबको साथ लेकर चलना है। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यही लाइन है, सबका साथ सबका विश्वास। जापान की फिलॉसफी यानी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाता है कि समाज साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में हमने मान्यता दी है। लखनऊ से जुड़े हुए इन सभी युवा विद्यार्थियों का मैं हृदय से इस विशेष मीट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। भाजपा ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो अपने पूर्व पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी देगी। चुनावी मोड में चल रही भाजपा अपने किसी भी अनुभवी और मेहनती चेहरे को खाली घर नहीं बैठने देगी। संगठन के समायोजन के बाद पार्टी की नजर उन चेहरों पर है जिन्हें कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन वो पार्टी के प्रति वफादार और अनुभवी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने साफ किया है कि जिन लोगों को प्रदेश इकाई, मोर्चा और क्षेत्रीय टीमों में समायोजित नहीं किया जा सकता उन्हें प्रकोष्ठ, प्रकल्प और चुनाव समितियां समेत कई अन्य इकाइयों में भूमिकाएं दी जाएगी। इस भूमिका को सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि पूर्व पदाधिकारियों को नई टीम में जगह न मिलने से जो मायूसी उनके अंदर आई है उसको दूर किया जाए ताकि वो अपने लंबे अनुभव को पार्टी हित के लिए प्रयोग कर सके। इस रणनीति के अंतर्गत भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी के तौर पर काम कर चुके अनुभवी चेहरों को चुनावी प्रबंधन में समायोजित करेगी। उन्हें विभिन्न प्रकोष्ठ, प्रकल्प और चुनाव समितियों में भूमिकाएं दी जाएगी ताकि उनके लंबे अनुभव का लाभ पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सके। प्रदेश इकाई से उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री के रूप में कार्य कर चुके 20 से अधिक चेहरों को चुनावी प्रबंधन में शामिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी सबसे पहले ऐसे चेहरों को अवसर देगी जो किसी न किसी क्षेत्र के प्रभारी रह चुके हैं और उनके जाति समीकरण और क्षेत्र में पकड़ को देखते हुए नई चुनावी योजनाएं बनाई जाएगी। अनुभवी चेहरों को निगम, आयोग, बोर्ड और प्राधिकरणों में खाली पदों पर अवसर देकर उनके चेहरे पर चमक लाने का प्रयास होगा। पूर्व प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रभारी, निगम के पुराने चेहरों के साथ ही पार्टी, सरकार और संगठन से जुड़े अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी मदद लेगी ताकि चुनावी प्रबंधन को न सिर्फ बेहतर बनाया जा सके बल्कि गांव-गांव तक पहुंच भी बनाई जा सके। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा को घेरने के लिए भाजपा ने कुछ अलग तरीके की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा में भले ही कांग्रेस और सपा के बीच अभी गठबंधन की तस्वीर साफ ना हो, लेकिन भाजपा ने अपने सहयोगियों को अखिलेश यादव को घेरने का बड़ा टास्क दिया है। अब भाजपा यूपी में सपा से न लड़कर अपने सहयोगियों को आगे कर रही है ताकि सपा यूपी में भाजपा से सीधे टक्कर की जगह सहयोगियों में उलझे रहे। प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र और वोट के अनुसार अब लगातार भाजपा के सहयोगी दल, चाहे वह अपना दल एस हो या सुभासपा हो, निषाद पार्टी या आरएलडी, हर कोई अपने तरीके से समाजवादी पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। रालोद को पश्चिमी यूपी में सपा को घेरने के लिए रणनीति पर काम करने के लिए कहा गया है। खासकर जहां जहां पर सपा और रालोद ने 2022 में साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, वहां पर सपा को घेरने के लिए प्लान तैयार किया गया है।
दंगे और किसानों के मुद्दे पर सपा को घेरने का काम रालोद करेगी। निषाद पार्टी और सुभाष सपा को अखिलेश यादव के फॉर्मूले पर घेरने के लिए लगाया गया है। खासकर पूर्वांचल के कई जिलों आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, कुशीनगर के मुद्दे पर ये सहयोगी दल सपा पर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। अपना दल को ओबीसी फैक्टर पर अखिलेश से मोर्चा लेने के लिए भाजपा ने योजना बनाई है। सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा जैसे कई जिलों के मुद्दे पर सपा अपना दल सीधे जुबानी अटैक कर रही है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी जिस प्रकार पीडीए की पुपाड़ी बजा रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है जैसे कोई फटा हुआ बांस बज रहा है, क्योंकि फटे हुए बांस की ध्वनि बार बार बदलती रहती है। जिस प्रकार अखिलेश यादव जी की पीडीए की परिभाषा बार बार बदलती रहती है। जहां तक 2027 के विधानसभा चुनावों की बात आ रही है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ना बहुत दूर की कौड़ी साबित होगा। उससे पहले समाजवादी पार्टी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लड़ना होगा, अपना दल से लड़ना होगा, निषाद पार्टी से लड़ना होगा, आरएलडी से लड़ना होगा। समाजवादी पार्टी के लिए एनडीए के जितने भी सहयोगी दल यही काफ़ी है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से निरंतर विकास की राजनीति को महत्व देता है। आज भी माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम जाति धर्म से परे होके युवाओं को हुनरवान बना रहे हैं। वंदे मातरम के गायन पर हो रहे विवाद के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया। मायावती ने कहा कि देश में वंदे मातरम गायन को पूरा गाना है या शुरू के 2 पैरा गाना है या नहीं गाना है, इसको लेकर जो इस समय देश में राजनीति चल रही है ये ठीक नहीं है। और इस मामले में बीएसपी का यही कहना है कि वंदे मातरम गायन को लेकर अभी हाल ही में संसद में जो कानून पास किया गया है ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य में भी सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ और फायदे के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर जनता का ध्यान बांटने के लिए सब करती रहती है, यानी एक दूसरे के बने कानूनों को बदलती रहती है। मायावती ने कहा कि इस समय देश और जनहित के मुद्दों पर खासकर बेरोजगार युवाओं और छात्र छात्राओं, जेन जी और जेन अल्फा की मांगों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय देश के कुछ भागों में भयंकर बाढ़ आई हुई है, जान माल की हानि हो रही है। अनेक और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को तथा सभी राजनीतिक पार्टियों को सही से समुचित ध्यान देना चाहिए। यही वर्तमान में देश और जनहित में समय में सबसे जरूरी मांग है। करते हैं कुछ और खबरों का। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य में छात्र आंदोलन और राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद छात्र संगठनों से लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। छात्र आंदोलन में सक्रिय रहे न्याय मंच के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए राज्य सरकार पर पूरे मामले को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर सरकार को स्पष्ट रुख सामने रखना चाहिए। वहीं रिफॉर्म मंच ने भी प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार को घेरा। मंच ने नेताओं ने जेपीएससी परीक्षा और नियुक्तियों से जुड़े पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार से जवाब मांगा और छात्रों के हित में पारदर्शी तरीके से आगे की कार्रवाई करने की मांग की। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने राजनीतिक साजिश के तहत छात्रों को भ्रम में रखा और आंदोलन समाप्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सरकार से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। दूसरी ओर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने सरकार पर पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पहले से ही अदालत के संभावित फैसले का अंदेशा था, जिसके कारण निर्णय लेने में विलंब हो रहा था। रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में जेएमएम कार्य समिति सदस्यों की बैठक के बाद उन्होंने विपक्ष पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने अदालत के फैसले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बीच राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। जयपाल सिंह स्टेडियम परिसर में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है और आदेश के बाद अब स्टेडियम परिसर में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन और सभा की अनुमति नहीं होगी। जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जहां छात्र संगठन और विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहे हैं, वहीं सरकार और सत्तारूढ़ दल की ओर से अपनी स्थिति स्पष्ट की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मामला झारखंड की राजनीति और छात्र आंदोलन के केंद्र में रहने की संभावना है।
झारखंड में खान एवं खनन संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में सत्तारूढ़ झामुमो ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पूरे राज्य में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी ने एमएमडीआर बिल में किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की जाएगी। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि विधेयक के संभावित दुष्परिणामों को लेकर राज्य भर में बड़े स्तर पर प्रचार किया जाएगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से राज्य हित में झामुमो का साथ देने और विधेयक की वापसी की मांग में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही विनोद पांडे ने पार्टी के आगामी आंदोलन और रणनीति की जानकारी भी दी। अयोध्या का भी उस पर मुहर लग चुका है। उस बिल से इस राज्य को और इस राज्य के लोगों को क्या परेशानी होगी, इन सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री ने, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। जो प्रतिनिधिगण आए हुए थे सभी जिलों से, उनके तरफ से जो प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री ने विस्तार से लोगों से चर्चा की और अंतिम निर्णय अब कार्यक्रम का, जो आंदोलनात्मक कार्यक्रम हमारा होगा पार्टी का, वो 1-2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस नपेंद्र मिश्रा को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। चंपत राय ने 9 पन्नों में 33 बिंदुओं के तहत बयान जारी किया है। उनके दावे के मुताबिक मंदिर निर्माण में वही हुआ जो मिश्रा ने चाहा। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से लेकर आज तक के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए राय ने दावा किया है कि निर्माण के लिए कौन सी कंपनी काम करेगी, वास्तुकार कौन होगा, तक के फैसले नृपेंद्र मिश्रा ने किए। चंपत राय के दावे के मुताबिक कई मामलों में ऐसा भी हुआ है कि नृपेंद्र मिश्रा के अलावा किसी और के फैसले या मशवरे को महत्व नहीं दिया गया। चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण के सभी निर्णयों में नृपेंद्र मिश्रा ही प्रमुख रहे। उन्होंने कहा कि मिश्रा के कहने पर ही LNT को निर्माण के लिए चुना गया। निर्माण के सभी निर्णयों में नृपेंद्र मिश्रा ही प्रमुख रहे। पूर्व महासचिव ने कहा कि मिश्रा के साथ अनूप मित्तल बैठक में आते थे। पूर्व महासचिव की ओर से यह आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं जब एक और चढ़ावा चोरी मामले की SIT जांच चल रही है और दूसरी ओर नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण के पूर्ण होने तक समय मार्च 2027 का बताया है। ये भी आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी के मामले में मिश्रा ने कहा था कि उन्हें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये अव्यवस्था का मामला होने के साथ साथ डाका है। नृपेंद्र मिश्रा के बिना किसी नाम लिए ये भी कहा था कि अपने मन मुताबिक नियुक्तियां की गई। नृपेंद्र मिश्रा ने पहली बार कहा था कि राम मंदिर का संचालन और उसकी व्यवस्था CEO सरीके सिस्टम के दायरे में आना चाहिए। चंपत राय का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों चढ़ावा चोरी को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे। हालांकि SIT की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली और उस क्लीन चिट के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण और मंदिर से जुड़े फैसलों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। सवाल इस बात का है कि चंपत राय क्या कहना चाह रहे हैं। क्या अब वो गड़बड़ियों के लिए नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? उधर चंपत राय की चिट्ठी सामने आने के बाद राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि प्रारंभिक समीक्षा हुई है। मंदिर के अंदर का निर्माण 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा और इसलिए उन्होंने भुगतान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी भुगतानों की समीक्षा हो रही है। वृंदावन में निर्माणाधीन ओमैक्स कोर्टयार्ड मॉल में बड़ा हादसा हो गया है। अचानक स्टीयरिंग गिरने से निर्माण कार्य में लगे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए हैं। हादसे में अब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में नेपाल निवासी शिवराम की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 अन्य मजदूरों को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। इसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आसपास मौजूद लोगों और साथी मजदूरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि अचानक निर्माणाधीन मॉल में अचानक सेट रिंग गिरने से यह हादसा हुआ है। घटना के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी के निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया और मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम भी यहाँ पर नहीं किए गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों और निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों के पालन की जांच की जा रही है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।